गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसके चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह आपके आए हैं वो सारे आप थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है, आपका एक डायग्राम दिया आपको इस तरीके से। इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया है। ठीक है, और इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी। ये आपके सारे प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर, और ये दिया है सी और ये दिया है डी। इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दिए गए जो हमारे पास जो प्रतिरोध दिए हैं इसमें स्मॉल ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कई बार आ सकते हैं। जैसे एक बार यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो एक बार छोटे क्वेश्चन है वो पहले करेंगे सारे। इस टाइप क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो इसको आपको देखना किस तरीके से करना है। इसमें आगे और भी आगे हो सकता है, यही शाखा आगे और भी बढ़ सकती है। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, तो आप इतने की जो 5 प्रतिरोध की जो शाखा है उसको एक बार अलग से निकाल लीजिएगा। आगे मान लीजिए और भी हो सकता है, इसी तरीके से शाखा आगे बढ़ सकती है। तो आपको करना क्या है, केवल इतने ही प्रतिरोध आपको क्या लेना है, 5 प्रतिरोध का। और अब इसकी तुलना आपको व्हीटस्टोन सेतु के से करना है। तो व्हीटस्टोन सेतु आप अलग से एक बार बना लो इस तरीके से। इसकी तुलना आप किससे करके देखो, देखो ये ए कर दो, ये बी कर दो, कर दिया। फिर यहाँ पर ए से हम कहां पर जा रहे हैं, डी, इसको डी कर दो, ए से डी पर जा रहे हैं ना। फिर सी से कहां जा रहे हैं, बी, तो इसको सी, और सी से डी तक पहुंच गए। हो गए। तो देखो ए से डी के बीच में क्या प्रतिरोध है, आर। फिर आप देखोगे यहाँ पर सी से बी के बीच में क्या है, सी से बी के बीच में भी क्या है, आर। ठीक है, फिर आप देख रहे हो यहाँ पर आगे सी में चलेंगे, ये आ गया। अब हमारे पास इनके दोनों के सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में भी क्या है, आर। और ए और सी के बीच में हमारे पास ए और सी के बीच में भी क्या है, आर, है कि नहीं। तो आप देखो ये और ये सेम ही तो है ना। तो जब आप इन दोनों की आपस में तुलना करके देखते हो तो ये जो हमारे पास जो श्रृंखला है वो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार हमारे पास प्राप्त होती है। अब आप इसको सोल्व करते समय व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसका यूज कर सकते हो। अब व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है इसका राइट क्वेश्चन वो किस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध पूछा है ए और बी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सबसे पहला काम क्या है, ये करना है P बटा Q बराबर R बटा S। अगर ये हो रहा है P बटा Q बराबर R बटा S, ये इसका सिद्धांत है। अगर ये हमारे पास हो रहा है व्हीटस्टोन सेतु के अंदर, अगर ये सिद्धांत काम कर रहा है तो इस सिद्धांत का उपयोग हम करके क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो देखो ये P की जगह क्या है, R, ये भी R है हमारे पास। ठीक है, D और P के बीच में, D और B के बीच में भी क्या है, R। तो P बटा Q, देखो P बटा Q है क्या, R बटे R है, फिर R बटे R। क्या इस सिद्धांत का यूज हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, एक बराबर एक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में है। अब ये संतुलन की अवस्था में होता है तो आपको ये चीज बताई थी कि जब भी हमारे पास जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन की अवस्था में होता है तो इसके मध्य जो प्रतिरोध लगा होता है या इसमें हमारे पास धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस शाखा में जब ये संतुलन की अवस्था में होता है तो इसकी जो बीच वाली जो शाखा होती है, जनरेटर वाली जो शाखा होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है संतुलन की अवस्था में। और ये संतुलन की अवस्था में है, P बटा Q बराबर R बटा S का सिद्धांत यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसमें बीच वाली जो शाखा है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसको आप प्रतिरोध को बीच में से हटा सकते हो। मतलब इस प्रतिरोध का कोई औचित्य नहीं होगा, चाहे प्रतिरोध कितना भी हो, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था में है तो बीच वाले प्रतिरोध को हटा दो। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो
इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, फिर ये भी R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, हुआ नहीं हुआ। अब दोनों यहाँ पर 2R है, ये दोनों क्या है, इसको दोनों का इसका दोनों का 2R है और दोनों आपस में क्या है समांतर क्रम में, तो 1 बटा R डैश बराबर 1/2R प्लस 1/2R। सॉल्व कर सकते हो, क्यों कर सकते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में तो 2R, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में तो 2R, तो हमारे पास इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में फिर क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में। 2R और 2R दोनों समांतर क्रम में, और समांतर का सूत्र क्या होता है आपको बताया था, 1 बटा R बराबर क्या होता है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। तो इस सूत्र का यूज यहाँ पर किया और इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/r डैश बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया 1/2 और 1/2 कितना हो जाता है, यहाँ पर सीधा करोगे तो r हो जाएगा हमारे पास। इसको सोल्व करके आप दोबारा एक बार देख लो। 2r एलसीएम ले लिया 2r एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आया 1 प्लस आ गया, या 2/2r 1/r डैश, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो। जब आप इसको उल्टा करोगे तो ये बेटा r हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर सॉरी 1 बटा r डैश बराबर क्या है हमारे पास 1 बटा r, ठीक है, या r डैश बराबर क्या गया, इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है उसको आप इस प्रकार से करोगे, इस तरीके का डायग्राम अगर आगे और भी आएगा तो इसी में r और जोड़ दो, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको बता देते हैं। ये सिद्धांत ध्यान रखिएगा, अगर व्युत्क्रम सेतु का सिद्धांत काम करा P बटा Q बराबर R बटे S, तो बीच वाले प्रतिरोध को हम हटा देते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी इसी सिद्धांत पर काम करने वाला है, आपको एक डायग्राम दिया है इस तरीके से, ये दिया आपको x, ये दिया आपको 3 ओम, ये दिया है यहाँ से यहाँ तक है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, बीच में ऐसे गैलन लगा दिया और ये इसकी संतुलन अवस्था कर दी, ठीक है। फिर ये होगा यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 60। फिर इसी में बैटरी लगा रखी है, सेल लगा रखा है 6 वोल्ट प्लस माइनस, ये परिपथ हो गया कंप्लीट। तो ये आपका मीटर सेतु है जो व्युत्क्रम सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। कह रहा है मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर सेंटीमीटर है, 1 ओम पर सेंटीमीटर मतलब 1 ओम, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का अगर 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है और कह रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, आई की वैल्यू पूछी है। अब मीटर सेतु का सिद्धांत इसमें काम में लो, या विभवांतर का जो सिद्धांत है विभवांतर के रूप में इसको करोगे तो आपको याद हो P बटा Q बराबर R बटा S होता है। तो P की जगह हमारे पास क्या है देख के बताओ, P की जगह है 40 ओम, क्यों 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 40 ओम। तो ये वैल्यू P के बराबर हो गई, ये Q के बराबर हो गई, ये R के बराबर हो गई और ये S के बराबर हो गई, होगी नहीं। तो Q की जगह क्या हमारे पास 60 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 1 ओम है तो 60 सेंटीमीटर का 60 ओम। ऐसे ही R के बराबर X है और S के बराबर क्या है हमारे पास 3 ओम है। अब यहाँ पर P बटा Q बराबर R बटे S का सिद्धांत काम में लो और हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, पहले x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि i की वैल्यू पूछी ना वो बाद में हम निकालेंगे, तो पहले x की वैल्यू निकाल दो। तो वैल्यू पुट करो 40 बटे 60 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास rx बटे 3 हो जाएगा। सोल्व करो इसको ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कर सकते हैं तो उसके भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बटे 3, ठीक है, गुणा 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x का मान कितना हो गया 2 ओम। तो x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये व्युत्क्रम सेतु के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है और व्युत्क्रम सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है तो बीच वाले को हम हटा सकते हैं ना। तो इसका तुल्य परिपथ बनाएंगे, तो तुल्य परिपथ जो बनेगा वो कैसे बना, अभी जो बनाया था देखो
बीच वाले को मैंने ये जो जी था इसको हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि संतुलन की अवस्था में इसका कोई औचित्य नहीं होता है। तो p की जगह क्या है हमारे पास 40, 60, x की जगह 2 और यहाँ पे कितना बताया आपको, सॉरी 3, ये तो कह रहा है। अब पूछ रहा है इसको आगे ऐसे बना सकते हैं, ये हमारे पास 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। धारा ये आई धारा थी, इधर जो धारा गई I1, इधर जो गई I2, ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से देखिएगा। ये कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध x तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो अज्ञात प्रतिरोध x का मान तो हमने निकाल लिया 2 ओम, और इसमें प्रवाहित धारा I1 का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर से धारा I और इधर जो गई जो धारा वो I1 हो गई, और ये यहाँ पर आपको पता है कि जितना यहाँ पर 6 वोल्ट है उतना ही यहाँ पर 6 वोल्ट होगा, और इसके लिए दोनों के लिए कितना रहेगा, 6 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और इसका कुल प्रतिरोध कितना हमारे पास, 2 और 3 कितना हो गया 5, इस श्रेणी क्रम में ना। तो यहाँ पे धारा I1, इसमें भी I1 होगी और इसमें भी I1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक कुल प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर 5, और कुल वोल्टता कितनी है 6। तो ओम का नियम लगाओगे तो ओम का नियम क्या है, यहाँ पर ओम के नियम से V बराबर IR होता है कि नहीं होता है। तो I की जगह यहाँ पर क्या है I1, और R की जगह कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक है, ये हो गया आपका 2 और 3 कितना हो गया 5, और V यहाँ से यहाँ तक V कितना दे रखा आपको 6 वोल्ट, तो ये 6 कर दिया। तो यहाँ से I1 बराबर कितना हो गया, इसको उधर ले जाओगे तो 6/5 एम्पीयर, ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका ओम के नियम से हमने निकाल लिया। ये बार बार काम आएगा, याद रखिए। और P/Q बराबर R/S की कंडीशन अगर यहाँ पर कार्य कर रही है तो हमारे पास बीच वाले प्रतिरोध को हमें हटा देना, उसका कोई औचित्य नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 2 हो गया। तीसरा एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा है, टाइम लेगा, तो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन वो पहले कर लेते हैं। 4 का क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और वही आपका विष्णु सेतु वाला ही है। आपको ऐसे डायग्राम दिया है, ठीक है, और बीच में ये सेतु, वही आपका विष्णु सेतु सिद्धांत वाले काम कर रहे हैं, वो का वही डायग्राम देख सकते हो आप, ठीक है। और ये आपको दे दिया इस तरीके से 10 वोल्ट छोड़ दिया, ये 20 दे दिया, 10 और 20 और 10। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R का मान क्या लिया जाए, इसका मान क्या ले कि एमीटर में प्रवाहित धारा का मान 0 हो जाए। यहाँ पर उन्होंने एक एमीटर भी लगा रखा है कि एमीटर में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। अभी अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये वेस्टर्न सेतु है, और वेस्टर्न सेतु में आपको बताया था अगर P/Q बराबर R/S होता है तो इस संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की अवस्था में इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो चाहे प्रतिरोध का मान, इसको आप हटा सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब R का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, जब P/Q बराबर R/S का सिद्धांत कार्य कर रहा है। तो देखो ये P है, ये Q, R, S, देखो काम में लेकर के P की जगह क्या है 20/10 बराबर 20/10, क्या दोनों बराबर हैं, ये सिद्धांत काम कर रहा है। तो R का चाहे कुछ भी मान लो, बात समझ में आई। ये संतुलन की अवस्था में है तो R का मान चाहे कुछ भी हो, इसमें धारा का मान हमेशा 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि P/Q बराबर R/S विष्णु सेतु सिद्धांत को यहाँ पर संतुलन की अवस्था में है, और संतुलन की अवस्था में है तो हमारे पास क्या है, R का मान चाहे कुछ भी हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हम हटा सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि R का मान क्या ले कि धारा का मान 0 हो जाए। तो R का मान चाहे कुछ भी लो, धारा का मान हमेशा 0 ही रहेगा अगर संतुलन की अवस्था में है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसका सॉल्यूशन यही लिखना आपको, पहले P/Q बराबर R/S करके देखोगे तो ये संतुलन की अवस्था में है, और संतुलन की अवस्था में है तो हम कह सकते हैं कि R का मान कुछ भी ले, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, धारा का मान 0 ही रहेगा।
5 का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में करेंगे। 6 का क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा है। वही विष्णु सेतु सिद्धांत काम करेगा इसमें भी। सारे ज्यादातर क्वेश्चन आपके विष्णु सेतु वाले ही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। आपको ये दे दिया 100, ये दे दिया 10, ये दे दिया x, ये दे दिया आपको 100, ये दे दिया 5, और ये परिपथ कंप्लीट। क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि विष्णु सेतु की भुजाओं में प्रतोद चित्र में दर्शाए अनुसार है। बीच में कैलकुलेटर भी दे रखा है आपको, ठीक है। हो गया, दर्शाए अनुसार है। x का मान कितना होना चाहिए कि विष्णु सेतु संतुलित अवस्था में रहे। इसको संतुलन की अवस्था में रखना है, और x का मान क्या ले, ये क्वेश्चन पूछा, मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो वही संतुलन की अवस्था में इसको p मान लो, ये आपका q, इसको पूरे को हम क्या मान लेते हैं r, इसको हमने क्या मान लिया, ये 5 है क्या, 5 को हमने क्या मान लिया s, ठीक है। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लो r का मान, तो इसको सोल्व करो। देखो 1/r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/x प्लस 1/100। क्यों किया इसको सोल्व हमने पहले, इसलिए क्योंकि अपने को r का मान चाहिए, और p बटा q बराबर r बटा s करना अपने को। तो यहाँ से r का मान कैसे निकालो, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। समांतर का सूत्र क्या होता है आपका, a/r1 प्लस a/r2। r1 की जगह x है, r2 की जगह 100 है। इसको सोल्व करेंगे, a/r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 100 प्लस x। उल्टा कर दो तो r बराबर क्या हो जाएगा 100x बटे 100 प्लस x। याद की वैल्यू आ गई। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होगा हमारे पास, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में होगा p बटे q बराबर r बटा s। p की वैल्यू रखो 100, q की वैल्यू 10, r की वैल्यू क्या है 100x बटे 100 प्लस x हो गई। s की वैल्यू क्या है, बटे में s की वैल्यू आप देखो 5 गुणा 5, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 100 से 100 पूरा कैंसिल होगा, दोनों तरफ है ना, ये x है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा पूरा हमने कैंसिल कर दिया। 5 को इधर लेके जाओ, तो 5 बटे 10 बराबर कितना हो गया 1/100 प्लस x, या 1/2 बराबर 1/100 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100x, ठीक है। ऊपर x था ना, याद रखना ये x ऊपर ही था, भूल गए इसको, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2x। इसको उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर दो, x को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इधर जाके 2x माइनस x बराबर 100, या x बराबर 100। ओके, ये आपका विष्णु सेतु के सिद्धांत से इसको हमने सोल्व कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 100 ओम। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। 7 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया, छोटा सा क्वेश्चन ही है। 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल विरोपी तार के 1.1 विद्युत वाहक बल का मानक सेल को हम ES लेते हैं। मानक सेल एक कितना है आपका 1.1 वोल्ट। मानक सेल विभवमापी तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। जब ये लगाते हैं तो L0 बराबर कितना दिया आपको 0.88 मीटर संतुलित होता है 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर, ठीक है। 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर विभवमापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है, ठीक है ना। तो इसका अन्य जो संतुलन है हमारे पास L1 बराबर कितना दिया आपको, यहाँ पर L1 को मान दिया 0.20 मीटर पर संतुलित होता है। तो यह परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पाठ्यांक, अब एमीटर का पाठ्यांक I लिया था हमने, याद हो तो एमीटर का पाठ्यांक है वो 0.20 एम्पियर है। तो एमीटर की त्रुटि ज्ञात करो, डेल्टा I का मान पूछा है। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करनी इसको समझना।
ये आपका है एमीटर का अंश शोधन का जो टॉपिक हमने किया था, याद हो आपको, उसमें बताया था एमीटर का अंश शोधन करते हैं तो हमारे पास ES का मान क्या था, XL0, जहां से हमने X की वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी। फिर आपको बताया था एमीटर का जो पाठ्यांक है वो I माना था, और जो विभवापी तार है उसके ऊपर जो पाठ्यांक था वो क्या था हमारे पास, I डैश आया था। जो I डैश था वो B डैश के बराबर था, जिसका मान हमारे पास क्या था, XL1 आया था संतुलन की अवस्था में, क्योंकि 1 ओम की वहां पर लिया था हमने, एमीटर का जो पाठ्यांक लिया था उसमें हमने 1 ओम की कुंडली लगाई थी। उसके लिए कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कैपिटल R की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वहां पर 1 ओम था। तो यहाँ पर हमने ये R था ना, तो R का मान 1 रखेंगे तो ये आया था, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ से हम I डैश की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, X की वैल्यू क्या है, ES बटे L0 L1, यहाँ समीकरण 1 से मान रख देते हैं। तो ये तो I डैश का मान, और ये I कहाँ से निकला था, वो एमीटर का पाठ्यांक था। तो डेल्टा I का जो मान था वो I माइनस I डैश था हमारे पास, ठीक है ना। तो यही अपने को निकाला डेल्टा I, ठीक है। तो पहले अपने को I डैश निकालना पड़ेगा, I का मान दे रखा है, तो डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश, और I की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन क्या दिया है 0.20, ठीक है, माइनस I डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पर, I डैश की वैल्यू हमारे पास ये है ES बटे L0 L1, रख दो वैल्यू 0.20 माइनस ES की वैल्यू कितनी है आपकी 1.1, और L1 की वैल्यू कितनी है 0.20, ठीक है, बटे L0 की वैल्यू कितनी है 0.88, ये डेल्टा I की वैल्यू आ गई। इसको सोल्व कर लेना तो हमारे पास डेल्टा I की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है फॉर्मूला कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, पुट कर दिया, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7 कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विभव मापी के एक प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन लंबाई, मतलब E1 बराबर दे दिया आपको 1.25 वोल्ट की संतुलन लंबाई आपको दे दी 4.25 मीटर, मीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। एक अन्य सेल के लिए संतुलन लंबाई, एक अन्य सेल के लिए संतुलन लंबाई यदि आपको L2 की वैल्यू 6.80 मीटर, कह रहा है दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, कर सकते हो, फॉर्मूला आपको याद हो तो E1 बटा E2, दो सेल हमने काम लिए थे, L1 बटा L2 आया था, वैल्यू पुट कर दो, E2 को वैल्यू चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा E1 इंटू L2 बटे L1, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। E1 की वैल्यू कितनी है 1.25 गुणा L2 वैल्यू कितनी है 6.80 बटे 4.25, सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 10 मीटर लंबे विभव मापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम पर मीटर है, मतलब यहाँ पर कह रहा है लंबाई जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा आपको, L का मान दे रखा आपको 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर लंबे जो तार है उसका कुल प्रतिरोध अगर हम R मान ले तो वो 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तार का प्रतिरोध जो 1 ओम पर मीटर, मतलब R बटे L का मान आपको दे रखा है 1 ओम पर मीटर कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, इसके श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। श्रेणी क्रम में हमने E की वैल्यू लगा रखी है, या EP जो का हमारे पास है, ठीक है, उसका मान है आपको 2.2 वोल्ट दे रखा है, और स्मॉल r का मान क्या कह रहा है 0, नगण्य कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है नगण्य है। विभवापी के तार पर 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता, x का मान दे रखा है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर,
मिली वोल्ट को हम चेंज करेंगे तो 2.2 गुणा 10 की घात माइनस का 3 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ओके, ये विभव पूर्णता का मान हो गया। तो उच्च प्रतिरोध का मान क्या होगा इसके श्रेणी क्रम में, अगर उच्च प्रतिरोध लगा दे, ठीक है ना, 2 पॉइंट विभव पूर्णता प्राप्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, आर डैश का मान पूछा है। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब हमने विभवापी का जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें आप उस वैल्यूज हमने पढ़ी थी, याद हो आपको पढ़ा था एक सूत्र, x का मान हमने निकाला था आई आर बटे एल निकाला था। देखो हमें आर डैश का मान जी, आर डैश क्या है वो निकालेंगे। तो आई की वैल्यू याद हो आपको बताया था ईपी बटा आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर, जहां पे आर तो था जो तार लिया था उसका प्रतिरोध, आर डैश उसके श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ा था, वहां पर धारणित्र जोड़ा था उसका प्रतिरोध, तो धारणित्र की जगह हमने कोई प्रतिरोध जोड़ रखा है, वही बात है। और स्मॉल आर का मान क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आई की वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसको पुट करने के लिए पहले आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ईपी का मान कितना दिया आपको, 2.2 वोल्ट। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आर डैश मान लेते हैं, कुछ नहीं दे रखा क्योंकि इसी का तो मान निकालना अपने को, प्लस स्मॉल आर का मान क्या है 0 या 2.2 बटे 10 प्लस आर डैश हो गया। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर 2.2, ठीक है, ये तो है, गुणा 10 की घात माइनस का 3 बराबर आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2.2 बटे 10 प्लस आर डैश गुणा आर बटे एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1। यदि आप सोल्व करते हो इसको और आर डैश का मान निकाल दो, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं हमारे पास, तो इसको 2.2 से 2 ये कट गया, तो दोनों आपस में है ना, तो ये कट गया पहला, तो ठीक है, ये हो गया आपका। इसको आप इधर लेकर आओगे तो 10 प्लस आर डैश बराबर कितना हो गया, इसको नीचे लेकर आओगे तो 1 बटा 10 की घात माइनस का 3 या 10 प्लस आर डैश बराबर 10 की घात 3 या 1000 लिख सकते हैं, बजाय प्लस का हो जाएगा ना, 10 की घात 3 बजाय प्लस का, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 10 990 या आपका आर डैश की वैल्यू। आगे इस प्रकार आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या देखा आपको, विभवापी प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, जिसमें 10 का क्वेश्चन है, E1 ग्रेटर देन E2 दे रखा है। विद्युत वाहक बल के दो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर रखा है। जब श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो संतुलन लंबाई मतलब E1 प्लस E2 के लिए संतुलन लंबाई आपकी 60 सेंटीमीटर, इसको हम टोटल अगर लेंगे तो 60x कर सकते हैं। x क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने x मान लिया कि उसके विभव पूर्णता का मान क्या है x है, ठीक है, सेंटीमीटर में तो हमारे पास इसको हमने ये कर लिया। फिर क्या कह रहा है, यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दें, तो कम वोल्टता वाला ये है, उल्टा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सीधा किया तब तो प्लस करते हैं और उल्टा करते हैं माइनस का, तो कितना देगा 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आती है। तो 20 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर 20x कर देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करना है, कर देते हैं। तो E1 बटे E1 माइनस E2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 बटे 20 कट गया या 3 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपने को निकालना क्या है E1 बटा E2 वैल्यू निकाल देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर, ठीक है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर लेके जाएंगे तो 3 से करेंगे तो 3 E1 माइनस 3 E2, ठीक है। इसको सोल्व करो तो हमारे पास क्या आएगा E1 E2 वैल्यू को सोल्व करो, यहाँ पर इसको इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। और इसको आप इधर लेकर जाओगे, ठीक है, तो देखो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 E1 माइनस E1, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 E2 और ये भी माइनस का
क्या हो जाएगा E2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 2 E1, ये माइनस का 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये माइनस माइनस क्या हमारे पास प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस का हो जाएगा ये 4E2। अब इसको आप इधर ले आओ, तो 4E2 बराबर 2E1 हो गया। और अपने को निकालना क्या E1 बटा E2, तो इसको उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा E1 बटे E2, E2 को उधर ले गए और 2 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 4 बटा 2 या 2 बटा या का, तो E1 बटा E2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 2 बटा 1, 2 अनुपात 1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक है।